नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और जमानत नहीं मिलने पर बवाल। भारत सरकार ने जताई चिंता, कहा सुनिश्चित हो हिंदुओं की सुरक्षा। संविधान सदन में हुआ संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। यूपी के संभल हिंसा की एफआईआर में सनसनीखेज खुलासे। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान वक को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे सुहेल इकबाल को बनाया है आरोपी नंबर 2। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का सीएम पद से इस्तीफा। जल्द सामने आएगा महायुति सरकार का फॉर्मूला। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आज अंतिम दिन। और अब विस्तार से समाचार। बांग्लादेश की एक कोर्ट ने हिंदू संगठन सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं। साथ ही देवी देवताओं और मंदिरों पर भी हमले हुए हैं और उन्हें अपवित्र किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाएं करने के लिए धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। इस्कॉन पुंडरीक धाम के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश में कई जगहों पर भारी विरोध किया जा रहा है। चिन्मय कृष्णदास के भक्तों पर चटगांव में बांग्लादेश की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और उनके समर्थकों पर ग्रेनेड भी दागे गए हैं। इस्कॉन के अनुयायियों ने उनकी रिहाई के लिए चटगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिसर में वो एकत्र हुए। दूसरी ओर ढाका, रंगपुर, खुलना, कॉक्स बाजार और बांग्लादेश के अन्य शहरों में भी हिंदू समुदाय के सदस्यों ने चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में रैलियां निकाली और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। उनका कहना है कि इस्कॉन जैसी संस्था और चिन्मय कृष्णदास जैसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना, सरकार से ये मांग करना कि ये राजधर्म है कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ का जीवन, संपत्ति, सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए सब अधिकारियों से कहना, ये सब उन्होंने किया होगा। यह सब
संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में आता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर भारत में भी रोष है। चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल भाजपा विधायकों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई की मांग की। आज के दिन 1949 में देश ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसके 75 साल आज पूरे हो गए हैं। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इस बेहद खास दिन पर संविधान सदन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। आज के इस खास समारोह में संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया गया। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और कहा कि संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। और गृह मंत्रालय की मणिपुर हिंसा पर बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। एनआईए ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू कर दी है। दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना जांच का मकसद है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तो एनआईए ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू कर दी है, जिससे कि दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाई जा सके। तो गृह मंत्रालय की मणिपुर हिंसा पर बड़ी कार्रवाई और गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, गृह मंत्रालय की मणिपुर हिंसा पर बड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है और एनआईए ने इसमें जांच भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि 3 केस थे जिसकी जो जांच है वो गृह मंत्रालय ने एनआईए को दी थी, जिसमें पहला जो मामला है वो बोरो बेकरा का मामला है, जहाँ पर उग्रवादियों ने कई सारे घर जला दिए थे। 2 नागरिकों की भी उसमें हत्या हुई थी। बाद में जो अज्ञात उग्रवादी थे उन्होंने 3 महिला और 3 बच्चों का किडनैप भी कर लिया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। उसके साथ साथ ही उन्होंने बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी भी करी थी और उस जवाबी कार्रवाई में वहां पर 2 लोगों की जो नागरिक थे उनकी वहां पर मृत्यु भी हुई थी। इसके अलावा दूसरा अगर हम रमा मामले की बात करें तो वो मामला है जिरीबाम से। तो वहां पर भी जो आतंकवादी हैं उन्होंने हमला किया था, सीआरपीएफ चौकी पर हमला किया था और उस हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल को गोली भी लगी थी। तो ये दूसरा मामला इससे रिलेटेड है। और तीसरा भी एक मामला है, वो भी मामला जिरीबाम से रिलेटेड है। एक महिला की हत्या हुई थी और 7 नवंबर की ये घटना थी जब मणिपुर के जिरीबाम में एक महिला की हत्या हुई थी और हत्या के बाद उस महिला के साथ रेप किया गया था और उसको जिंदा जला दिया गया था। तो ये 3 मामले हैं जिनकी एनआईए जांच कर रहा है
और निश्चित तौर पर जो घटनाएं हुई थी, लगातार गृह मंत्रालय वहां पर निगाह भी रखे हुए था। तमाम आपने देखा भी था कि मीटिंगें भी हुई थी। गृह मंत्री ने लगातार मणिपुर के हालातों पर मीटिंग भी करी थी और उसी समय एनआईए को ये जांच दी गई थी ताकि एनआईए विस्तृत इसमें जांच करे और ये देखे कि इस घटनाओं के पीछे कौन कौन उग्रवादी हैं और उन उग्रवादियों को कौन सपोर्ट कर रहा है। उस लिहाज से एनआईए की ये हम कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है, और क्योंकि एनआईए ने अब इन 3 मामलों की जो जांच है वो रवा शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये तेज कार्रवाई कही जा सकती है और दोषियों को जो है जल्दी सजा मिले, उस लिहाज से इन 3 मामलों पर जो ये कार्रवाई शुरू की गई है वो कितनी अहम हो जाती है नीरज? देखिए, बिल्कुल अहम है, क्योंकि एक भी मासूम की हत्या होना या एक भी मासूम को खोना निश्चित तौर पर बड़ा दुखद है। और यही कारण है कि गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर में जो हालात है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उसे लगाम लगाने के लिए जी तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ ही जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन लोगों ने लोगों की हत्याएं की हैं, उनके ऊपर जो शिकंजा है वो कड़े से कड़ा शिकंजा उन पर कसा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो पाए। क्योंकि वो दृश्य हमने देखे थे जब 3 महिलाएं और 3 बच्चों को उनकी अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। निश्चित तौर पर वो विचलित करने वाले दृश्य थे और एक सभ्य समाज में हम ऐसे दृश्यों की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप देखें कि 13 नवंबर को एनआईए ने 13 नवंबर को गृह मंत्रालय ने एनआईए से कहा था इस मामले में जांच करने के लिए, और अब एनआईए ने इस मामले में जो जांच है वो शुरू कर दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि एनआईए जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करेगा। इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं, इस घटना के पीछे किस तरह की साजिश है, क्या मणिपुर को अशांत करने के लिए जो दूसरे लोग हैं वो कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना कह सकते हैं कि बाकी है। और उम्मीद की जा रही है कि एनआईए जल्द से जल्द इन सवालों के जवाब भी ढूंढेगा और जिन लोगों ने घटना करी है उनको कानून के दायरे में भी लाएगा। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर समेत अन्य गणमान्य लोग जो हैं, जो हम बता रहे हैं कि संविधान दिवस के मौके पर संविधान सदन में जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसमें मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश संविधान अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे, व्यापक डिजिटल अपनाने के साथ साथ फल फूल रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रशंसा मिल रही है। As we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition and accolades. These achievements are vindication that our Constitution has effectively anchored Indian democracy. संविधान दिवस के मौके पर संसद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान दिवस की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई, साथ ही हमारे संविधान को प्रगतिशील और समावेशी बनाया। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा,
प्रधानमंत्री ने एक्स पर ये शुभकामनाएं दी और एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वे वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि विपक्ष जो संविधान की बात करता रहता है और लोगों को भड़काता है, महाराष्ट्र के चुनाव में उन्हें अब उसका जवाब मिल गया है। रामदास अठावले से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने खास बात की। हमारे साथ हैं इस समय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। सर, एक तो आज देश संविधान दिवस की 75वीं जो अंगीकार करने का अवसर पर क्या कहेंगे खुशी के इस अवसर पर? तो संविधान दिन हर साल मनाना एक हमारे लिए गौरव की बात है और संविधान में सभी लोगों का योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का रहा है। संविधान में जो अडॉप्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन के नाते बाबा साहब का बड़ा रोल रहा है और मोदी साहब ने संविधान दिन मनाने का काम शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी के ध्यान में कभी नहीं था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज का जो स्पीच दिया है, अखंड भारत की संकल्पना, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय और सभी वर्गों को मतलब यहाँ जो उनका हक मिलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात आज बताई गई है। तो संविधान सबके लिए है। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं बीजेपी या अन्य जो आरोप लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो परिणाम कुछ और ही रहा। मुझे लगता है कि ये तो मतलब आरोप तो इन लोगों ने लोकसभा में किया था। राहुल गांधी जी बार बार एक संविधान का किताब दिखाते थे और लोगों को गोरा करने का काम वो कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की जो विजय पताका हमारी है, ये मतलब जो विजय पताका जो हमारी भड़क रही है, उसमें सभी वर्गों ने मतलब हमको वोटिंग किया है और लोगों ने मतलब संविधान बिल्कुल नहीं बदल सकता है, ये हमने लोगों को बताया था, मोदी साहब ने बताया था, अमित शाह जी ने बताया था, हमने बताया था और लोगों को मालूम हो गया कि बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। हमने बात की रामदास अठावले जी से, जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष संविधान के नाम पर बातें कर रहा था, उसे कम से कम महाराष्ट्र में जनता ने नकार दिया है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यूपी के संभल में हुई हिंसा से जुड़े मामले में आज कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें
लिखा है, हिंसक भीड़ का मंसूबा पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने और जान से मारने का था। एक साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। योजनाबद्ध तरीके से जामा मस्जिद सर्वे को रोकने की कोशिश की गई। एफआईआर में साफ लिखा है कि साजिश के तहत पुलिस पर पथराव किया गया। पूरी प्लानिंग के साथ करीब 700 से 800 लोग वहां इकट्ठा हुए। ये भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। एसआई से पिस्तौल छीनने की कोशिश हुई। कारतूस लूट लिए गए। पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। 40 से 50 लोग नाम लेकर पुलिस से हथियार छीनने के लिए कह रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों को आग लगाकर मारने की भी आवाज़ें सुनाई दी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल सदर से समाजवादी पार्टी के ही विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। एफआईआर में कहा गया है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान दिए और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया। इसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। योगी सरकार निष्पक्ष है, दंगा ना हो ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो निष्पक्ष है। दंगा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना दायित्व है। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावें। सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि शांति बनी रहे। ऐसे समय उत्तेजनापूर्ण बयान देकर और किसी को भी उत्तेजित करना, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता के लिए, चाहे वो किसी दल का हो, उचित नहीं होता। बिहार के 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें आईपीएल की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। नीलामी में सूर्यवंशी का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था और दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बोली लगाई। राजस्थान ने दिल्ली को पछाड़कर इस खिलाड़ी को खरीदा। आईपीएल मेगा नीलामी में 1 करोड़ 10 लाख में खरीदे जाने के बाद युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के घर परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया कि बेटे को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कई परेशानी झेली, लेकिन वैभव में जो क्षमता थी, उनके क्रिकेट के प्रति भूख देखकर उन्हें हमेशा हिम्मत मिलती थी। वैभव की प्रतिभा पर पिता संजीव सूर्यवंशी को पूरा भरोसा है कि वो एक दिन देश के लिए भी खेलेंगे। संघर्ष बचपन से कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसका परिणाम है अभी सफल हो रहा है, तो पिता होने के नाते बहुत खुशी हो रही है। अब चाह रहे हैं कि अब आने वाले दिन में देश के लिए खेले, देश के लिए खेल करके अपने पूरे जिला का, राज्य का, देश का नाम रोशन करे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।